हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम प्रशासनिक विधि के उद्भव एवं विकास के बारे में बात करते हैं। प्रशासनिक विधि के उद्भव के विषय में ऐसा मानना है कि जो प्रशासनिक विधि है इसका उद्भव सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इसका उद्भव सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ माना जाता है और इंग्लैंड से भी पहले प्रशासनिक विधि फ्रांस में अस्तित्व में था। सन 20वीं शताब्दी से पहले जो प्रशासनिक विधि है इसको इंग्लैंड में इसका अस्तित्व है ये स्वीकार नहीं किया गया। एक विद्वान थे डाइसी महोदय का मानना था कि 20वीं शताब्दी से पहले ये जो आपका प्रशासनिक विधि का अस्तित्व इंग्लैंड में नहीं था। यह एक अलग विधि की शाखा के रूप में अस्तित्व में नहीं था। जबकि सन 1915 में जो डाइसी महोदय थे इन्होंने ये बात स्वीकार किया, अपना विचार परिवर्तित किया और दो मामले हैं। ये मामले थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम राइस। बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम राइस के मामले में, और एक और मामला था लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बनाम आर्लिच। इन दोनों मामलों में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा निर्णय दिया गया उसके बाद डाइसी ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि का अस्तित्व है। सन 1929 में डॉक्टर एफ जे पोर्ट महोदय ने एक पुस्तक प्रशासनिक विधि पर लिखी एवं प्रकाशित की। इसी समय लॉर्ड हिवर्ड ने आलोचना करते हुए बताया कि इंग्लैंड में नौकरशाही की जो प्रशासनिक विधि है वो नौकरशाही का जो है विधि बन चुका है। यदि यह सम्यक रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो नई निरंकुशतावाद के रूप में जन्म लेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महत्व दिया गया और सन 1929 में एक अनुसचिवीय शक्ति जिसको मिनिस्टर्स पावर बोलते हैं उस पर एक समिति गठित की गई जिसे डोनोग-मोर समिति के नाम से जाना जाता है। डोनोग-मोर समिति के नाम से जाना जाता है और यहीं से प्रशासनिक विधि की उत्पत्ति या प्रशासनिक विधि का उद्भव इंग्लैंड में माना जाता है। परिणाम स्वरूप 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स में सांविधिक लिखत जिसको हम स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स पर चयन समिति की स्थापना की गई। सांविधिक लिखत के प्रकाशन के लिए सन 1947 में क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट पारित किया गया। इसने सिविल कार्यवाहियों से संबंधित विधियों को उदार बनाया। ये जो आपका क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट आया 1947 में, इसने सिविल कार्यवाहियों को और सरल बनाते हुए जो क्राउन के अंतर्गत अर्थात जो शासक हुआ करते थे उनके अंतर्गत जो सेवक आते थे उनके अपकृत्यों के लिए सेवकों को उत्तरदायी न बना करके जो क्राउन होता था, जो राजा होता था, उसको उत्तरदायी बनाया गया। तो एक ऐसा सिद्धांत था या ऐसा मानना था इंग्लैंड में कि राजा गलत नहीं करता, राजा कभी गलत नहीं कर सकता। किंग कैन डू नो रॉन्ग की जो सिद्धांत थी इस सिद्धांत को बदला गया और यह सिद्धांत लाया गया कि यदि राजा या राजा के सेवक के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपकृत्य किया जाता है तो उसके लिए राजा उत्तरदायी होंगे।
सन 1958 में फ्रैंक समिति के अनुमोदन के आधार पर ट्रिब्यूनल्स एक्ट, इंक्वायरी एक्ट पारित किया गया। सन 1958 में फ्रैंक समिति आई। फ्रैंक समिति ने ट्रिब्यूनल एक्ट और इंक्वायरी एक्ट इन सभी को पास किया। इसके साथ ही साथ 1967 में ओम्बड्समैन की प्रणाली आई। ओम्बड्समैन की प्रणाली को इंग्लैंड में अपनाया गया और वहाँ से प्रशासनिक विधि को और महत्व मिला, जिससे कि प्रशासनिक विधि का जो जड़ है और भी मजबूत हुआ। और लगभग 20वीं शताब्दी के आते आते इंग्लैंड में जो प्रशासनिक विधि है पूरी तरह से अपना जड़ जमा चुका था और इसका उद्भव एवं विकास चरम पर था।